everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in today's video we are going to talk about section 47 of Indian Evidence Act. सेक्शन 46 क्या बताता है ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया। 46 में हमने बात करी थी कि ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज रेलेवेंट ऑन दोज फैक्ट्स व्हिच आर आइदर सपोर्टेड बाय द एक्सपर्ट ओपिनियन or those facts which are proved to be inconsistent with the expert opinion, then in those cases the expert opinion was relevant. ये हमने सेक्शन 46 में बात करी। 45 और 48 में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपर्ट ओपिनियन कब रेलेवेंट होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन किस किस कंटेक्स्ट में दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में और अदर कंटेक्स्ट में। अब हम बात करेंगे 47 की। तो जहां हमने 45 में पढ़ा था कि when the court has to form an opinion as to any in the matters relating to art or science or finger impressions or handwriting, हैंडराइटिंग वर्ड आप देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है। और विद रिस्पेक्ट टू हैंडराइटिंग और इन द मैटर्स रिलेटिंग टू हैंडराइटिंग, कोर्ट कैन टेक इनटू कंसीडरेशन द ओपिनियन ऑफ द पर्सन स्पेशली स्किल्ड हु आर कॉल्ड एज एक्सपर्ट। पर्सन स्पेशली स्किल्ड हु आर कॉल्ड एज एक्सपर्ट, मतलब यहाँ पर ये बोला गया था सेक्शन 45 के अंदर कि एक्सपर्ट की ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू हैंडराइटिंग कोर्ट रेलेवेंट मानी जाएगी और कोर्ट उसको कंसिडर करेगा एज ए एडवाइजरी। ये सेक्शन 45 में बोला था। अब सेक्शन 47 ये बोलता है कि ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रेलेवेंट। तो बेसिकली सेक्शन 45 था जनरल था, उसमें हैंडराइटिंग इंक्लूडेड था, थंब फिंगर इंप्रेशंस इंक्लूडेड थे, साइंस आर्ट इन मैटर्स से रिलेटेड कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता था। बट सेक्शन 47 को स्पेसिफिक कर दिया ओनली विद रिगार्ड्स टू हैंडराइटिंग। एक्सपर्ट का ओपिनियन किसी पर्सन का ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू हैंडराइटिंग वुड बी रेलेवेंट। वो कब रेलेवेंट होगा ये हम इस सेक्शन में बात करेंगे। तो हैंडराइटिंग के मैटर्स से रिलेटेड कोर्ट किन किन लोगों की ओपिनियन कंसीडर कर सकता है एंड किस किस को रेलेवेंट माना जाएगा, वो हम आज इस सेक्शन में बात करेंगे। तो ये सेक्शन में क्या है, बेसिकली जब भी कोर्ट को ओपिनियन डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू कि सपोज जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझो। सबसे पहले कि अगर मैं राम और श्याम, हम तीन दोस्त हैं, ठीक है, मी राम एंड श्याम, वी ऑल आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम तीन फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर अगर मुझे ये जानना है कि ये डॉक्यूमेंट राम के द्वारा साइन हुआ है या ये डॉक्यूमेंट राम ने लिखा है या नहीं, तो मैं श्याम से पूछ लूंगा ये बात, क्योंकि मुझे इतना पता है कि राम और श्याम बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो श्याम, मुझे ये पता है कि श्याम इज एक्वेंटेड विथ द हैंडराइटिंग ऑफ राम, तो इसलिए श्याम बता सकता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट राम ने लिखा है या नहीं। तो मैं जाके किससे पूछ लूंगा, श्याम से। यहाँ पर श्याम कौन है, पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ राम, तो यहाँ मैं उससे पूछ लूंगा एंड उसकी ओपिनियन लेके मैं कंक्लूजन ड्राइव कर लूंगा। तो यही इस सेक्शन में बात हुई है कि व्हेन द कोर्ट, अब यहाँ पर मेरी जगह पे कोर्ट आ जाता है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू एनी डॉक्यूमेंट साइंड बाय अ पर्सन और एनी डॉक्यूमेंट रिटन बाय एनी पर्सन, देन इन दैट केस द कोर्ट विल कंसिडर द ओपिनियन ऑफ द पर्सन एक्वेंटेड विद द पर्सन हु इज सपोज्ड टू हैव रिटन द डॉक्यूमेंट और हैव साइंड द डॉक्यूमेंट। आप समझ रहे हैं कि मतलब कोर्ट को अगर ओपिनियन ड्राइव करनी है कि ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा और किसने साइन किया, तो वो उन लोगों की ओपिनियन कंसीडर करेगा जो उस पर्सन की हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड है, जिसने वो डॉक्यूमेंट लिखा या उसने साइन किया। उस पर्सन की हैंडराइटिंग से जो एक्वेंटेड है पर्सन, उन लोगों की ओपिनियन कंसीडर करेगा। रिमेंबर दैट इन दिस सेक्शन द वर्ड एक्सपर्ट इज नॉट यूज्ड और द वर्ड स्पेशली स्किल्ड इज नॉट यूज्ड। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड अंडर दिस सेक्शन इज कि पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन हु इज सपोज्ड टू हैव रिटन द डॉक्यूमेंट और हु इज सपोज्ड टू हैव साइंड द डॉक्यूमेंट। तो जो भी एक्वेंटेड है उसकी ओपिनियन कोर्ट ले सकता है सो एज टू ड्राइव द कंक्लूजन कि क्या ये डॉक्यूमेंट उसने लिखा या क्या ये डॉक्यूमेंट उसने साइन किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन, तो बेसिकली अब क्या आता ना कि जब वो, जैसे अपन समझ लेते हैं कि सपोज कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम ये मान सकते हैं कि हाँ द पर्सन इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द अनदर पर्सन। तो सबसे पहला होता है कि व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइटिंग। अगर जैसे कि राम और श्याम दो लोग हैं, तो यहाँ पर अगर श्याम ने राम को देखा है लिखते हुए, तो यहाँ पर श्याम एक्वेंटेड हुआ, श्याम को मानेंगे कि ही इज एक्वेंटेड विद राम्स हैंडराइटिंग क्योंकि उसने उसको लिखते हुए देखा है। तो पहला सिचुएशन वो हो गई। दूसरा है कि व्हेन ही हैज रिसीव्ड एनी डॉक्यूमेंट क्लेमिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट बाय हिमसेल्फ। सपोज मैं आज एक्स को कोई डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, ठीक है, और उसके आंसर में एक्स मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजता है, तो उसके थ्रू मुझे पता लग जाएगा ना कि इसकी हैंडराइटिंग कैसी है। तो इन दैट केस आई एम एक्वेंटेड विद द एक्स हैंडराइटिंग, क्योंकि मैंने जो उसको डॉक्यूमेंट भेजा उसके थ्रू उसके आंसर के लिए जो डॉक्यूमेंट आया, उसके आंसर के तौर पे जो डॉक्यूमेंट एक्स ने मुझे भेजा वो उसने उसकी हैंडराइटिंग में भेजा। तो दिस वे
आई एम नाउ बिकमिंग एक्वेंटेड विद एक्सेस हैंडराइटिंग, राइट? तो इसीलिए वो पर्सन भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, वो पर्सन भी कंसिडर्ड है एज एन एक्वेंटेड, एज अ पर्सन एक्वेंटेड विद अनदर पर्सन हैंडराइटिंग। तीसरे लोग होते हैं कि बेसिकली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एनी डॉक्यूमेंट क्लेमिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। अब सपोज ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो डॉक्यूमेंट which is purporting to be submitted by that person, जिसने वो डॉक्यूमेंट अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है उसके थ्रू मिला, और उसके थ्रू मैंने इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसी ब्रोकर को ट्रांसफर कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग एडवाइस और फॉर द पर्पज ऑफ एनी कंसल्टेशन। मेरी ड्यूटी है, बेसिकली मैं बिजनेस चलाता हूँ सपोज मान लो, और मैं इन कोर्स ऑफ बिजनेस अगर मेरी किसी ब्रोकर से या किसी पार्टी से मुझे वो मिलता है डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को मैं अपने ब्रोकर को हैंड ओवर कर देता हूँ सो एज टू सीक एडवाइस और कंसल्टेशन, देन इन दैट केस यहाँ पर वो ब्रोकर भी एक्वेंटेड माना जाएगा विद दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि that the document I am transferring to that broker is in ordinary course of business and in a habitual manner of seeking advice and consultation। तो इसीलिए वो ब्रोकर भी पर्सन एक्वेंटेड विद दैट एक्सेस हैंडराइटिंग इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर तीन सिचुएशन थी। पहला, या तो आपने देखा लिखते हुए, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया इन आंसर टू द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू हैव सेंट टू दैट पर्सन, या फिर आपने इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसी और को ट्रांसफर किया एनी डॉक्यूमेंट in a habitual manner, then in that case the person who has received the document in ordinary course of business is also considered as a person acquainted with another person's handwriting। तो ये acquaintance और इतनी inclusion जो है इसके, वो इसलिए important है बिकॉज ये सारे person की ओपिनियन कोर्ट ले सकता है, इसके अलावा और किसी की नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है कि कोर्ट विल टेक द ओपिनियन ऑफ द पर्सन acquainted with the handwriting of the person who is supposed to have submitted, who is supposed to have signed or written that document। तो वो उस पर्सन की ओपिनियन तब लेगा जब उसका एक्वेंटेंस होगा उसकी हैंडराइटिंग से, और एक्वेंटेंस कब कब होगा वो हमने डिस्कस कर लिया, जब या तो वो उसने देखा हो लिखते हुए, या फिर उसने इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसी और को ट्रांसफर किया है, या फिर एनी अदर पर्सन हु हैज रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट इन आंसर टू द डॉक्यूमेंट व्हिच ही हैज सेंट टू दैट पर्सन। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको, अब एक केस आया था इसी सेक्शन में, द केस वाज शंकियप्पा वर्सेस सुशीला बाई। शंकियप्पा वर्सेस सुशीला बाई में ये हेल्ड हुआ कि द वाइफ ऑफ द हस्बैंड इज रिगार्डेड एज अ पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ हस्बैंड। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वाइफ हस्बैंड को बहुत बार देखा, वाइफ ने हस्बैंड को लिखते हुए और उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो इसीलिए इन दिस केस इट वाज कंसिडर्ड दैट द वाइफ द ओपिनियन ऑफ वाइफ वाज कंसिडर्ड एज रेलेवेंट, क्योंकि वाइफ वाज रिगार्डेड एज अ पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ हस्बैंड, क्योंकि वो उन इंक्लूजन की क्राइटेरिया में फॉल हो रहा था। अब आ जाते हैं हम कि इस सेक्शन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस सेक्शन में एक्सपर्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है, एक्वेंटेंस वर्ड यूज हुआ है, एक्वेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक एग्जांपल की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ ए हु इज द मर्चेंट इन लंडन। ए एक मर्चेंट है लंदन में, तो क्या कोई जो लेटर मिला वो उसकी हैंडराइटिंग में मिला या नहीं। ये इलस्ट्रेशन बेयर का है, आप लोग बेयर ओपन करके देख सकते हैं सो एज टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि क्या ये डॉक्यूमेंट ए की हैंडराइटिंग में मिला है, क्या ये डॉक्यूमेंट जो ए से मिला है वो ए की हैंडराइटिंग में है या नहीं। ठीक है, और ए कौन था यहाँ पर? मर्चेंट इन लंदन। अब यहाँ पर एक आप पूरी प्रोसेस समझिए, पार्टीज कौन है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। पार्टीज ए के अलावा तीन और हैं, बी, सी और डी। अब बी कौन है? बी है एक मर्चेंट हु इज इन कैलकाटा। इसका काम क्या है कि ये बेसिकली ही रिसीव्स द लेटर एड्रेस्ड टू ए एंड मींस बेसिकली ये ए से जो भी लेटर मिलते हैं ये बी को रिसीव होते हैं। ठीक है, तो बी अपने लेटर्स ए को भेजता है, और उसके बाद इन आंसर टू दोज लेटर्स बी के पास कुछ लेटर्स आते हैं फ्रॉम ए। ठीक है, तो बी हो गया मर्चेंट इन कैलकाटा और ए था मर्चेंट इन लंदन। तो बी की जो है मर्चेंट इन कैलकाटा, उसके पास लेटर्स आते हैं फ्रॉम ए। तो यहाँ पर बी है एक पार्टी। दूसरा पार्टी है सी। सी कौन है यहाँ पर? बी का क्लर्क है। तो बी के पास जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो अपने क्लर्क को दे देता है, जो कि क्लर्क कौन है? सी। तो बी अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सी को दे देता है, तो सी उनको एग्जामिन करता है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को। अब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए थे? ए से बी के पास, और बी कौन था? मर्चेंट इन कैलकाटा, और बी ने किसको दे दिए? सी को। सी कौन है यहाँ पर? बी का क्लर्क। तो बी ने अपने क्लर्क को डॉक्यूमेंट्स दिए, तो क्लर्क ने उसको एग्जामिन किया। अब क्लर्क जो सी था, अब वो उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, दो पार्टी हो गई। अब तीसरी कौन बची है? डी। तो डी क्या है यहाँ पर? डी इज बेसिकली बीज ब्रोकर। बी जो मर्चेंट इन कैलकाटा था उसका ब्रोकर है यहाँ पर डी। तो
बी क्या करता है ना, बी के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं फ्रॉम ए, तो मर्चेंट जो कैलकाटा में है उसके पास जो डॉक्यूमेंट आते हैं फ्रॉम मर्चेंट इन लंदन, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग एडवाइस एंड कंसल्टेशन वो अपने ब्रोकर को ट्रांसफर कर देता है, और ब्रोकर कौन है यहाँ पर, डी। तो यहाँ पर अब आप समझिए कि ना तो बी ने देखा ए को लिखते हुए, ना सी ने देखा ए को लेटर लिखते हुए, ना डी ने देखा ए को लेटर लिखते हुए, क्योंकि डी ब्रोकर था, उसको कंसल्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट मिला, सी क्लर्क था इसलिए उसको एग्जामिन करने के लिए डॉक्यूमेंट मिला, और बी पार्टी थी, बी मर्चेंट था इन कैलकाटा, तो वो इन आंसर टू हिज लेटर्स उसको लेटर्स रिसीव हुए फ्रॉम ए। तो तीनों ने देखा नहीं ए को लिखते हुए, बट स्टिल दे विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ ए, क्योंकि ये इंक्लूजन से फॉलो कर रहा है जो इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया था कि या तो लेटर रिसीव हुआ हो, या इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आप हैबिचुअली किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पर ब्रोकर का केस था, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को ब्रोकर में ट्रांसफर कर रहा है बी, क्लर्क यहाँ पर एग्जामिन कर रहा है, और लेटर रिसीव हुए हैं बी को एज इन आंसर टू द लेटर सेंट बाय हिम टू ए। तो यहाँ पर वो सारे एक्सप्लेनेशन में क्योंकि ये तीनों पार्टीज फॉल कर रही हैं, तो इसीलिए बी हु इज मर्चेंट इन कैलकाटा, सी हु इज बीज क्लर्क, एंड डी हु इज बीज ब्रोकर, all these persons are considered as person acquainted with A's handwriting, and hence the opinion of these persons are relevant for the purpose of forming an opinion that whether the said letter was written in A's handwriting or not। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी ने नहीं देखा ए को लिखते हुए, स्टिल दे वुड बी इट वुड बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट, क्योंकि ये सारे उस एक्सप्लेनेशन में फॉल कर रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 45 और सेक्शन 47 दोनों ही हैंडराइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। 45 भी बताता है कि कोर्ट हैंडराइटिंग से रिलेटेड अगर ओपिनियन लेना चाहती है तो एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकती है, ये तो बोला 45 में। 47 भी यही बोल रहा है कि हैंडराइटिंग से रिलेटेड कोर्ट ओपिनियन ले सकता है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ पर है। डिफरेंस ये बताता है कि बेसिकली सेक्शन 45 इज रेस्ट्रिक्टेड टू the opinion of expert, whereas section 47 is restricted to the opinion of the person who is acquainted with the person's handwriting। समझे आप? यहाँ पर 45 में एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूरी है, बट 47 में एक्सपर्ट वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। सेक्शन 47 में बोला है कि पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द अनदर पर्सन हु इज सपोज्ड टू हैव रिटन द डॉक्यूमेंट और हु इज सपोज्ड टू हैव साइंड द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एक्सपर्ट वर्ड यूज हुआ है, वहां पर एक्वेंटेंस वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 47 में। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड इज की जो सेक्शन अंडर सेक्शन 45 इट इज नॉट नेसेसरी कि द पर्सन शुड बी एक्वेंटेड विद द अनदर पर्सन्स हैंडराइटिंग। ठीक है, जो एक्सपर्ट है उसके लिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो उस अनदर पर्सन की हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड हो, बट सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी एक्वेंटेड विद अनदर पर्सन्स हैंडराइटिंग फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द ओपिनियन टू द कोर्ट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर बता दिया कि सेक्शन 45 में नेसेसरी नहीं है और सेक्शन 47 में इट इज वेरी मच नेसेसरी टू हैव द एक्वेंटेंस विद द हैंडराइटिंग। फिर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि प्रेजेंस इन टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट मेड। तो बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट उस समय जो भी डॉक्यूमेंट था जो जब हैंडराइटिंग उसमें लिखी जा रही थी उस समय क्या वो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो एक्सपर्ट है वो वहां पर प्रेजेंट हो एज पर सेक्शन 45। और 47 में भी इट इज नॉट नेसेसरी कि पर्सन वहां पर उसको देखे लिखते हुए या ना भी देखे उसको लिखते हुए। तो द पर्सन, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन कैटेगरी में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग अ पर्सन टू बी एक्वेंटेड विद अनदर पर्सन्स हैंडराइटिंग, तो उनमें से किसी में भी फॉल कर जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्सन शुड सी द अनदर पर्सन राइटिंग इन हिज हैंडराइटिंग, राइट? तो ये जरूरी नहीं है। तो सेक्शन 45 में बोला है कि इट इज नॉट नेसेसरी, सेक्शन 47 में बोला है अगर वो देख ले उसको लिखते हुए तो इट इज रेलेवेंट, बट अगर नहीं भी देखे तो भी इट्स फाइन। ठीक है, 47 में डिस्क्रिप्शन दिया है। और दैट वाज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 45 एंड 47। आपको मेजरली ध्यान इस बात पे रखना है कि 45 वर्ड यूज करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सेक्शन 47 बोलता है ओपिनियन ऑफ द पर्सन एक्वेंटेड विद अनदर पर्सन्स हैंडराइटिंग, एक्वेंटेंस एक्सपर्ट। टिल दैट दिस वाज डन अंडर सेक्शन, दिस वाज ऑल अंडर सेक्शन 47। अब हम बात करेंगे 48 की नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।